गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7 का 19वां अध्याय का अध्ययन करेंगे। अपना जो पाठ है उसका शीर्षक है आश्रम का अनुमानित व्यय यानी खर्चा, और ये प्रसिद्ध पाठ महात्मा गांधी द्वारा रचित है। देखो, आश्रम जहाँ पर जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं या जो शिष्य रहते थे, अनुमानित यानी एक अनुमान के अनुसार वह का अर्थ होता है खर्चा, यानी उस आश्रम का एक अनुमान के अनुसार जो खर्चा था उसके बारे में यहाँ दिया गया है। तो आज हम कक्षा 7 का 19वां अध्याय का अध्ययन करेंगे। देखो, इस पाठ के लेखक स्वयं महात्मा गांधी हैं, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। बच्चों, महात्मा गांधी के बारे में आप सभी जानते हैं, जिसे राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। आरंभ में संस्था यानी आश्रम या संस्था जहाँ पर ये रहते थे में 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। यानी शुरू में हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो एक बार जो संख्या होती है वो कम होती है, लेकिन यदि वो दिन प्रतिदिन उन्नति करता है तो उसकी संख्या अपने आप बढ़ जाती है। तो वैसे ही आश्रम यानी उस संस्था की शुरुआत में पहले 40 लोग थे और कुछ दिनों के बाद इसकी संख्या 50 होने की संभावना थी। एक संभावना व्यक्त की गई थी। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। यानी हर महीने 10 अतिथि का अर्थ होता है मेहमान, अतिथियों का अर्थ होता है मेहमान आने की संभावना है। यानी जो 40 लोग रहते थे उनके जो घर वाले थे, जो गार्जियन थे, जो अभिभावक थे, उनके आने की संभावना थी। इनमें 3 या 5 सहपरिवार होंगे, इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सके और शेष एक साथ। यानी उन 10 अतिथियों के लिए हमें व्यवस्था करनी थी। कहाँ पर? उस आश्रम में, उस संस्था में। और उस आश्रम में जो 10 अतिथि आने की जो संभावना थी उनमें 3 या 5 परिवार वाले भी हो सकते हैं, अर्थात पति पत्नी के रूप में, उनके बच्चे के रूप में भी हो सकते हैं। तो उनके रहने की व्यवस्था अलग करनी थी। और जो बाकी हैं 4-5 और बच गए, वो उन 40 के साथ भी रह सकते थे। अर्थात जो परिवार के साथ जो लोग आते थे उनके लिए हमें अलग से रहने की व्यवस्था करनी थी। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हो और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने हो तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। यानी इतने लोगों के लिए कितनी जगह चाहिए, इसकी जो पूर्व प्लानिंग महात्मा गांधी ने बनाई थी उसके अनुसार 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल का क्षेत्र चाहिए था, ताकि सभी लोगों की व्यवस्था हो सके। कितने लोग थे? कुल 40 लोग, और 10 अतिथि यानी 10 लोग और आने की संभावना रहती थी हर महीने। तो लगभग 50 लोगों के लिए जो रहने का जो क्षेत्र था वो 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लिए रहने लायक जगह हो जाएगी। यानी आराम से 50 लोग उस जगह में रह सकते हैं। इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। और उस आश्रम में क्या क्या होनी चाहिए? सबसे पहले हमने पढ़ा, पहले तो जगह होनी चाहिए ताकि 50 लोगों के लिए रहने की उचित व्यवस्था हो सके। और इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने के लिए एक पुस्तकालय होना चाहिए और उसमें अलमारियां लगी होनी चाहिए ताकि पुस्तकों को उन अलमारियों में रख सके। पुस्तकालय के बारे में आप सभी जानते हो, हर विद्यालय में पुस्तकालय होता है, लाइब्रेरी होता है, जहाँ पर अनेक प्रकार की पुस्तकें पढ़ने को मिलती हैं। कम से कम 5 एकड़ जमीन खेती करने के लिए चाहिए
जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सके, इतने खेती के औजार चाहिए। इनमें कुदालियों, फावड़ों और खुरपों की ज़रूरत होगी। यानी महात्मा गांधी आश्रम की जो व्यवस्था है, जो प्लानिंग है, उनके बारे में बता रहे हैं कि हमें और क्या चाहिए। तो इसके लिए 5 एकड़ ज़मीन चाहिए खेती करने के लिए और कम से कम उसमें 30 लोग काम कर सके। अब खेती का काम करेंगे तो खेती के जो औजार हैं उनकी भी हमें आवश्यकता होगी। बढ़ईगिरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए। बढ़ईगिरी यानी जो खेती का काम करते हैं उनके औजार भी हमें चाहिए। 5 बड़े हथौड़े, 3 बसूले, 5 छोटी हथौड़ियाँ, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियाँ, 4 डंडे, 1 सालनी, 4 केतिया, 4 छोटी बड़ी बेदनियाँ, 4 आरियाँ, 5 छोटी बड़ी संडासियाँ, 20 रतल किले छोटी और बड़ी, 1 मोगरा लकड़ी का, 1 हथौड़ा, मोची के औजार। यानी बढ़ई के लिए भी हमें निम्न औजारों की आवश्यकता पड़ेगी, तो उनकी व्यवस्था भी हमें पहले ही करनी पड़ेगी। अर्थात बढ़ई के औजारों का भी हमें खर्चा है वो देखना होगा। देखिए बच्चों, इधर कुछ अलग जानकारी दी गई है, इनको भी हम पढ़ते हैं कि दक्षिणी अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। उसके प्रारंभिक सदस्यों तथा सामान आदि का विवरण इस पाठ में है। यानी बच्चों, आपको पता होगा 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे थे और इस दिन को यादगार बनाने के लिए प्रत्येक 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी अहमदाबाद से भारत लौटे थे। कब? 9 जनवरी 1915 को। और इस दिन को यादगार बनाने के लिए प्रत्येक 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में? महात्मा गांधी की याद में, जब वो भारत लौटे थे। और भारत लौटकर महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की, आश्रम शुरू किया। उस आश्रम का जो सदस्य थे उनके सामान आदि का विवरण इस पाठ में दिया गया है। यानी प्रारंभ में उस आश्रम में कितने लोग थे, आश्रम का खर्चा किस प्रकार चलेगा, खर्चा कहाँ से आएगा, कितने रुपए खर्च होंगे, वो सारा विवरण इस पाठ में दिया गया है। जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं बच्चों, उसकी हमें पहले योजना बना लेनी चाहिए ताकि हमारे सामने उसका पूरा मैप बना हुआ हो, उसके अनुसार हम खर्च कर सके। उसी प्रकार महात्मा गांधी भी आश्रम के पूरे खर्चे का ब्यौरा सामने रखते हैं। कितने रुपयों की हमें आवश्यकता होगी, इतने क्षेत्र की, इतने ज़मीन की हमें आवश्यकता होगी, इतने औजारों की हमें आवश्यकता होगी और ये काम हमें करना पड़ेगा। तो आश्रम से लौटकर महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपया खर्च आएगा। यानी ये जो बढ़ई के औजारों के बारे में अभी हमने पढ़ा, महात्मा गांधी ने इनका खर्चा कितना बताया? 5 रुपया। उस जमाने में 5 रुपये भी आज के 500 रुपये से भी ज़्यादा महत्व रखते थे। तो इनका 5 रुपया खर्च आएगा। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्च आएगा और रसोई के लिए जो सामान आएगा उनके लिए महात्मा गांधी ने 150 रुपये का खर्चा बताया। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को, सामान यानी जो सामान, वस्तुएं, और मेहमान यानी अतिथियों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। यानी एक हमें बैलगाड़ी भी चाहिए ताकि सामान लाने या हमारे जो मेहमान आए या अतिथि आए उनको लाने के लिए हमें एक बैलगाड़ी की भी आवश्यकता होगी। मैं खाने का खर्च
10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक यानी एक महीने का एक व्यक्ति का खर्चा 10 रुपये लगाता हूँ। मैं नहीं समझता कि हम ये खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6000 रुपये आएगा। यानी महात्मा गांधी बता रहे हैं कि मैं एक महीने का एक व्यक्ति का खर्चा 10 रुपये के हिसाब से लगाता हूँ। एक बार ये खर्चा हम नहीं निकाल सकेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम ये खर्चा निकालने में कामयाब हो जाएंगे। मुझे मालूम हुआ कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में ये प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। यानी महात्मा गांधी आश्रम कहाँ खोलना चाह रहे थे? अहमदाबाद में, और ये प्रयोग 1 वर्ष तक के लिए किया जाए, ऐसी उनकी इच्छा थी। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्चा उठाना चाहिए। यानी ऊपर जो खर्चा बताया था, जमीन, बढ़ई और खेती के जो औजार होते हैं उन सब के बारे में बताया, रसोई का खर्चा भी बताया, एक व्यक्ति का खर्चा भी बताया। वो सारा खर्चा अहमदाबाद के लोगों को उठाना चाहिए। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे, तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लूँगा। अब चूंकि विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि ये जो आश्रम का खर्चा है, एक बार अहमदाबाद को उठाना चाहिए, अहमदाबाद के लोगों को उठाना चाहिए। और यदि वो 1 वर्ष का खर्चा नहीं उठा पाते हैं तो कुछ दिनों का खर्चा अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार न हो तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूँ। यदि अहमदाबाद के लोगों के लिए ये खर्चा भारी पड़ता है, यदि वो इस खर्चे को नहीं उठा पाते हैं, तो महात्मा गांधी कह रहे हैं कि मैं खाने का जो खर्च है उसको मैं उठाने के लिए तैयार हूँ, उसका इंतजाम मैं कर सकता हूँ। इंतजाम का अर्थ होता है बच्चों बंदोबस्त। इतना कठिन पाठ नहीं है, बहुत ही सरल शब्द इसमें दिए गए हैं, आप आसानी से समझ सकते हैं। बच्चों यहाँ क्या दिया गया इस पाठ में, आप ये पहले ये सोचें कि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं और लौटने के बाद वो एक अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना करना चाहते हैं और उनका खर्च बता रहे हैं। बस इतना ही ये पाठ है। क्योंकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है, इसलिए यह संभव है कि कुछ मदें मुझसे छूट गई हो। मदे का मतलब कुछ चीज़ें छूट गई हो। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती है। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि आश्रम का जो ब्यौरा मैंने आपको दिया है, जो खर्च मैंने आपको बताया, हो सकता है उसमें कुछ चीज़ें छूट गई हो या कुछ चीज़ों के जो पैसे वो मैंने ज़्यादा बता दिए हो या कुछ चीज़ें मेरी जानकारी में नहीं है, तो इसमें कमी या बढ़ोतरी भी हो सकती है। ये केवल एक अनुमान है। हमने पाठ का शीर्षक पढ़ा था आश्रम का अनुमानित खर्च। यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न मदों में खर्च इस तरह होगा। यानी अहमदाबाद यदि इन सब का खर्च उठाता है, वहन करता है, तो विभिन्न मदों में खर्च इस तरह होगा। यानी विभिन्न जो हमारी वस्तुएं हैं, जो मांग है, उनका खर्च इस तरह से होगा। देखो, किराया, बंगला और खेत की जमीन। पहला खर्चा किराया, बंगला और खेत की जमीन, ये खर्च उठाना पड़ेगा। दूसरा किताबों की अलमारियों का खर्च, यानी किताबें और उनकी अलमारियों का जो खर्च है वो, बढ़ई के औजार, जितने भी बढ़ई के औजार हैं उन सब का खर्चा, मोची के औजार,
उनका खर्च भी इसमें ही शामिल है। फिर देखिए आप आगे, मोची के औजार के बाद आप देखेंगे चौके का सामान, एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी जो अतिथियों या सामान लाने के लिए आश्रम के लोगों को चाहिए, उनका खर्चा एक वर्ष के लिए खाने का खर्च 6,000 रुपया, और एक वर्ष तक खाने का जो खर्च है वो 6,000 रुपये। महात्मा गांधी ने एक व्यक्ति का एक महीने का खाने का जो खर्च है वो 10 रुपये बताया था। तो आश्रम में जो लोग हैं उन सब का एक वर्ष का 6,000 रुपये बताया। तो इतना खर्चा यदि अहमदाबाद उठा ले तो ये आश्रम का खर्चा महात्मा गांधी ने बताया। देखो, मेरा ख्याल है, मेरा विचार है कि हमने लोहार और राजमिस्त्री के औजारों की भी जरूरत होगी। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि मेरा विचार है, मेरा ख्याल है कि हमें लोहार जो लोहे का काम करता है और राजमिस्त्री के औजारों की भी जरूरत होगी। दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया है। यानी ऐसी चीज़ें बहुत सी हैं जो हमें बाद में चाहिएगी, लेकिन मैंने उन सब का खर्च इसमें शामिल नहीं किया है। शिक्षण के सामान में 5-6 देशी हथकरघों की आवश्यकता होगी। हथकरघों यानी जो हाथ से काम करते हैं उनको हथकरघों कहा जाता है। हाथ का जो काम होता है कि हमें आवश्यकता होगी, यानी फिर हम ऐसे जो उद्योग हैं जो हाथ से हम कर सकते हैं, कुटीर उद्योग, उनकी को इस आश्रम में लागू करके हम अपना खर्चा निकालेंगे। देखो बच्चों, इस पाठ के लेखक थे मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता बापू के नाम से भी जाना जाता है। तो यह था आश्रम का अनुमानित व्यय जो महात्मा गांधी ने हमें बताया। आप देखो बच्चों, पाठ के इधर आप देख रहे हैं अलग, उसको हम पढ़ेंगे। अहमदाबाद में स्थापित आश्रम का संविधान स्वयं गांधी जी ने तैयार किया था। यानी महात्मा गांधी ने यह जो आश्रम का जो खर्चा बताया, इसका संविधान यानी इसका निर्माण स्वयं महात्मा गांधी ने लिखा था। महात्मा गांधी ने इसकी रूपरेखा है वो तैयार की थी। इस संविधान के मसवीदे से पता चलता है कि वह भारतीय जीवन का निर्माण किस प्रकार करना चाहते थे। यानी यहाँ पर ये पाठ देने का गांधी जी का क्या महत्व है कि हमें ये सीख सकते हैं कि गांधी जी आत्मनिर्भर थे, अर्थात दूसरों पर निर्भर नहीं थे। आश्रम की जो व्यवस्था है उसने पहले से ही योजना बना ली थी। इस प्रकार से ही हमें अपने दैनिक जीवन में किसी कार्य को शुरू करने से पहले उसकी योजना बना लेनी चाहिए, और उनमें जो भी सामान, जो भी वस्तुओं की आवश्यकता होगी उसको हमें पहले ही सूचीबद्ध कर लेना चाहिए। अब देखो क्या क्या घरेलू सामान की हम चर्चा करेंगे। गांधी जी ने 1 वर्ष तक चलने वाले जो वस्तुएं, जो सामान थी, उनकी लिस्ट बना ली थी, उसको हम पढ़ेंगे। 4 पतीले 40 आदमियों का खाना बनाने के योग्य, यानी 4 पतीले चाहेंगे 40 आदमियों का खाना बनाने के योग्य। 2 छोटी पतीलियाँ 10 आदमियों के योग्य। 3 पानी भरने के पतीले या तांबे के कलसे, 4 मिट्टी के घड़े, 4 तिपाइयाँ, 1 कढ़ाई, 10 रतल खाना पकाने योग्य, 3 कलछियाँ, 2 आटा गूंथने की परातें, 1 पानी गर्म करने का बड़ा पतीला, 3 केतलियाँ, 5 बाल्टियाँ या नहाने का पानी रखने के बर्तन, 5 पतीले के ढक्कन, 5 अनाज रखने के बर्तन, 3 तैया, 10 थालियाँ, 10 कटोरियाँ, 10 गिलास, 10 प्याले, 4 कपड़े धोने के टब, 2 छलनियाँ, 1 पित्तल की छलनी, 3 चक्कियाँ, 10 चम्मच, 1 करछा, 1 इमाम दस्ता मुसली बोलते हैं जिसको, 3 झाड़ू, 6 कुर्सियाँ, 3 मेजें, 6 किताबें रखने की अलमारियाँ, 3 दवातें, 6 काले तख्ते, 6 रैंक, 3 भारत के नक्शे, 3 दुनिया के नक्शे,
2 बम्बई अहाते के नक्शे, 1 गुजरात का नक्शा, 5 हथकरघे, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, खेती के औजार, 4 चारपाइयाँ, 1 गाड़ी, 5 लालटेन, 3 कमोड, 10 गद्दे, 3 चैम्बर पोट, 4 सड़क की बत्तियाँ, वैशाख बद्दी 13, मंगलवार 11 मई 1915। तो देखो बच्चों, ये आश्रम की रूपरेखा महात्मा गांधी ने बनाई थी। कह सकते हैं कि जो अहमदाबाद में जो आश्रम की स्थापना की थी उसका संविधान स्वयं महात्मा गांधी ने लिखा था। अर्थात आश्रम की स्थापना से पहले ही महात्मा गांधी ने उस आश्रम की संपूर्ण रूपरेखा बना दी थी। इससे हमें पता चलता है कि महात्मा गांधी कार्य शुरू करने से पहले उसकी रूपरेखा बनाते थे और इसी का परिणाम है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और देश को आज़ाद करवाया। ये महात्मा गांधी की बड़ी उपलब्धि थी। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम जो भी काम शुरू करते हैं पहले हम उस कार्य की रूपरेखा तैयार कर ले, तभी हम उस कार्य में सफल हो सकते हैं। तो ये पाठ हमने पढ़ा आश्रम का अनुमानित व्यय यानी खर्चा। एक अनुमान के अनुसार महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम का जो खर्चा बताया था उसमें किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता होगी, किन लोगों को क्या काम करना पड़ेगा, वो सब हमने इस पाठ में पढ़ा। तो पाठ अपना पूरा होता है और इस पाठ के प्रश्न उत्तर आपको PDF में मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।